नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे पाठशाला पे। कैसे भाई सब लोग? देखो, जैसा कि आपको पता है कि आज दिवाली का दिन है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी घरों पे, छतों पे पटाखे फोड़ रहे होंगे हैं और इधर उधर ताका झाकी भी कर रहे होंगे। वो देखो उड़ा बम है। चलो कोई नहीं, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन हम लोग का काम जो है वो कभी रुकना नहीं चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको डेली क्लासेस दूंगा और मेरी उम्मीद यही है आप लोगों से भी कि जब तक हम लोग अपने सक्सेस को पा नहीं लेते, अपनी मंजिल को पा नहीं लेते, तब तक हमें रुकना नहीं है, चलते रहना है। देखो, आप भले ही स्पीड थोड़ा धीमे कर लीजिए, मतलब आज दिवाली वाले दिन भले ही आप उतना स्पीड से ना पढ़िए, उतना ज़्यादा ना पढ़िए, लेकिन पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, ब्रेक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान करे आप लोग की ये वाली दिवाली बिना नौकरी के बस अंतिम दिवाली हो। इसके बाद जो है जितनी भी दिवालियां आप बनाओ वो सारी की सारी दिवालियां नौकरी के साथ हो। ठीक है, चलिए तो आप बात हम लोग कुछ आज की क्लास में कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी ग्रुप डी में परीक्षाएं हुई, तो ग्रुप डी की परीक्षाएं सबके लिए एकदम शॉर्ट साबित हुई हैं। शॉर्ट मतलब अचंभा इसलिए क्योंकि ग्रुप डी में जो साइंस के प्रश्न पूछे रहे ना, ये ठीक ठाक स्टैंडर्ड के पूछे रहे। अगर आपने अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रखा तो मैं मानता हूं कि आप लोग थोड़ा सा इसमें डाउट करोगे ये क्वेश्चन में। तो मैंने आज वो 25 क्वेश्चन लिए हैं जो लगभग 99% लोगों ने गलत किए हैं। बिल्कुल एकदम सही बात बता रहा हूं, 99% बच्चों ने गलत किए। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उन 25 सवालों से आपसे रूबरू उठाऊं। ठीक है, आप भी देखिएगा, लगाने का प्रयास करिएगा, देखिएगा आपका कितना सही होता है। और ये 25 प्रश्न आप ही की किसी न किसी शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। ये पहला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का है और बहुत सही, बहुत सटीक सवाल है, बस एकदम हाई स्कूल की फिजिक्स है। और ये बचपन में एकदम बेसिक पढ़ाया जाता है, जब चुंबकीय प्रेरण पढ़ाया जाता है, इंडक्शन पढ़ाया जाता है ना। बड़े पहले ध्यान से सुनना मैं बताऊं। ठीक है, फ्लेमिंग का अगर पहला नियम याद हो कि फ्लेमिंग के पहले नियम में क्या कहा था, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट है। मैं क्वेश्चन को अभी मारता हूं गोली, अब बस आप सुनिए। फ्लेमिंग के पहले नियम में यह बोला गया था कि जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आएगा, तभी तुम्हारा विद्युत वाहक बल ई जनरेट होगा, है ना। तो फ्लक्स का पहला नियम ये कहता है कि फ्लेमिंग का पहला नियम कि फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। अच्छा, फ्लक्स में परिवर्तन करना है। अब फ्लक्स में परिवर्तन के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे कि मान लीजिए ये मैंने कोई चुंबक रखा जिसका ये रहा नॉर्थ पोल, ये रहा साउथ पोल। आप सबको एक बात पता है कि जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ पोल से कहां की ओर जाती हैं? सर, वो नॉर्थ पोल से जाती हैं साउथ पोल की ओर। बोलिए, ये बात सबको पता है ना। तो अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ऐसे ढेर सारी बल रेखाएं होंगी, एक नहीं होगी, ढेर सारी होगी। तो अगर मैंने यहां पर एक कॉइल रख दी होती, ऐसे कॉइल, और आपसे ये पूछता कि बताइए जरा फ्लक्स में परिवर्तन मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, है ना। तो अगर कॉइल स्थिर है, पहली कंडीशन हो सकती है कि कॉइल कैसी हो, तो कह देना मैंने पहली कंडीशन ले ली, कॉइल स्थिर है। तो बच्चा, अगर कॉइल स्थिर है, चुंबक स्थिर है, तो ये जो लाइनें गुजर रही हैं, अगर पहले 100 लाइन्स गुजर रही थी, चुंबकीय फ्लक्स में 100 परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब बाद में भी 100 ही रहेगा, क्योंकि चुंबक स्थिर है और चुंबक भी स्थिर है और कुंडली भी स्थिर है। तो जब कुंडली और चुंबक दोनों स्थिर होते हैं, ध्यान से सुनना, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी तब फ्लक्स हमारा कांस्टेंट होगा। और अगर फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो आने वाला विद्युत वाहक बल जीरो, क्योंकि परिवर्तन जीरो हो जाएगा। अगर फाई कांस्टेंट, परिवर्तन जीरो। अच्छा, तो फाई को बदलना है, तो फाई को बदलने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन का आना पड़ेगा, है ना, जिसको हिंदी में बोला जाता है सापेक्ष गति। मुझे इन दोनों के बीच में कैसा मोशन का आना पड़ेगा? मुझे इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति का आनी पड़ेगी। बताइए, अगर मैंने इन दोनों के बीच में सापेक्ष गति का आई, तो सापेक्ष गति के कौन कौन से तरीके? पहला तरीका यह है कि चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को आगे पीछे कर दो, या फिर कुंडली को स्थिर रखकर चुंबक को आगे पीछे कर दो। अगर सापेक्ष गति हो रही तो चुंबकीय फ्लक्स तुम्हारा कांस्टेंट नहीं हो रहा, यानी बदल जाएगा, और चुंबकीय फ्लक्स बदल जाएगा तो डेल्टा फाई मिलेगा, और डेल्टा फाई मिलेगा तो विद्युत वाहक बल भी मिलेगा।
है ना। तो विद्युत वाहक बल पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि सापेक्ष गति चाहिए, रिलेटिव मोशन चाहिए। इतनी बात सबको अगर समझ में आ रही हो तो ही आप ये वाला सवाल लगा पाओगे, अन्यथा नहीं। सवाल देखिए क्या, जब किसी चुंबक को, अच्छा सवाल पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में किस मामले में एक वृत्ताकार कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी? धारा तभी आती है जब वोल्टेज आएगा, ठीक है। यहां धारा दर्ज करने का सीधा सा मतलब है कि वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। पहला देखिए, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास ले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी चुंबक को कुंडली के पास ले जाओगे, रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा तो धारा आ जाएगी। अगला देखिए, जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाएंगे, वही बात है आपका, रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा तो धारा आ जाएगी। और अगला देखिए, अच्छा नहीं, पहले वाले पार्ट में देखिए, जब किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, हाँ स्थिर रखा जाता है, पास नहीं स्थिर रखा जाता है, पास में स्थिर रखा जाता है। तो स्थिर रखने पे थोड़ी ना धारा आएगी। पास ले जाइए या तो दूर ले जाइए, ये दो ऐसी कंडीशन होगी जिसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी। स्थिर रखने पे धारा थोड़ी ना उत्पन्न हो जाएगी, समझे। तो पास लेते आइए, दूर लेते जाइए, मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा, रिलेटिव मोशन होगा तो मानी बात है आपका कि उसमें प्रेरित धारा या वोल्टेज आएगा। तो वोल्टेज आने वाली कंडीशन सिर्फ दूसरी और तीसरी होगी, जिसकी वजह से इसका प्रश्न का जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ओके, तो बड़ा सही सवाल था, ध्यान से समझ लिया होगा आपने कैसे लगाया, और ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या है। चलो, ये वाला क्वेश्चन भी एक नन्ना सा न्यूमेरिकल है और आया था, है ना। ध्यान से देखिए, 11 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल ये। तांबे की तार की त्रिज्या इतनी है, लंबाई इतनी है, पदार्थ की प्रतिरोधकता इतनी है, तो तार का प्रतिरोध बताइए कितना होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, तार का जो रेजिस्टेंस आर निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है रो इंटू एल बटे ए। बताइए, रो इंटू एल बटे ए लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो मुझे बताइए, अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो रो का मान दिया गया है 2.5 × 10⁻⁸। बताइए लंबाई कितनी दी रही है? सर लंबाई दी रही है 100 मीटर। और रही बात एरिया की, तो एरिया दिया गया है, एरिया नहीं दिया गया, त्रिज्या दी रही है 0.5 mm। तो 0.5 mm पे स्क्वायर करेंगे तो 0.25, लेकिन मेरे भाई mm का भी तो स्क्वायर करना है। तो 1 mm में 10⁻⁻3, तो mm स्क्वायर में क्या हो जाएगा? तो कह देना 10⁻⁻6। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखिए तो 10⁻⁸, ये सब कट जाएगा ऊपर नीचे। कैसे? -8 + 2 -6, ऊपर -6 नीचे -6, है ना। लेकिन अभी ये गड़बड़ी हो रही कि जब आपने एरिया का फॉर्मूला रखा तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना। तो आपको यहां पर एरिया का फॉर्मूला रखना चाहिए था पाई इंटू आर स्क्वायर। ये देखो, ये होना चाहिए था। तो 0.5 का स्क्वायर 0.25। ओके, ठीक है। तो वहां वाला खेला खत्म। तो त्रिज्या आर का जो मान रेजिस्टेंस आर का मान इतना आ गया, याद है। अब आप सोच के देखिए इसे क्या लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इसको दशमलव हटाने की कोशिश करता हूं तो मुझे यहां एक 0 बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर 2 अंक, दशमलव के बाद नीचे 2 अंक हटा दीजिए। तो ऊपर 250, नीचे 25, तो 250 बटे 25 10 हो जाएगा, नीचे पाई था। तो सही आंसर जो जाएगा वो 10 बटे पाई ओम के साथ जाएगा। देख लो, 10 बटे पाई ओम, ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बोलो दोस्त, सबको समझ आ रही है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए, ये भी तुम्हारा 11 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। 11 अक्टूबर सेकेंड शिफ्ट में बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। चलो देखो सवाल क्या, मेंडल के नियम से सवाल है। मेंडल ने 2 प्रयोग किए, बिल्कुल एकदम बात सही है। लंबे पौधे, प्रयोग तो 3 थे लेकिन कोई बात नहीं, 2 प्रयोग किए। लंबे पौधे के पराग को छोटे पौधे के बीजांड, मतलब लंबे पौधे के पराग मतलब हो गया मेल, है ना। तो लंबे पौधे के मेल सेल को छोटे पौधे के फीमेल से मिलाया गया, ठीक है, निषेचक किया गया। फिर अगली बात किया गया छोटे पौधे के पराग को, छोटे पौधे के पराग यानी छोटे पौधे के मेल सेल को लंबे पौधे के बीजांड से निषेचित किया गया। मतलब 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन में लंबे पौधे का मेल लिया और छोटे पौधे का फीमेल लिया। दूसरी कंडीशन में लंबे पौधे का फीमेल लिया और छोटे पौधे का मेल लिया, मिला दिया।
तो बताइए इन दोनों कंडीशन में कैसे पौधे जन्म लेंगे, है ना। तो भाई कुछ भी कीजिए, किसीटा भी मेल किसीटा फीमेल लीजिए, उससे मतलब नहीं होता। मेन मतलब होता है कि कौन सा लक्षण डोमिनेंट है। तो याद करिए मेंडल ने साफ साफ ये भी कहा था कि भैया जो डोमिनेंट है वो लंबा और बौना में कौन डोमिनेंट होता है, तो लंबे और बौने में लंबा डोमिनेंट होता है, लंबे के गुण प्रभावी होते हैं। इसका मतलब लंबे वाले ही पौधे जन्म लेंगे, इसका मतलब है लंबे वाले पौधे ही जन्म लेंगे। तो इस सवाल का सही उत्तर जाएगा चाहे पहला वाला एक्सपेरिमेंट हो या फिर दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट हो, दोनों ही कंडीशन में कैसे प्लांट जन्म लेंगे, सर लंबे प्लांट जन्म लेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। बोला जा रहा है कि उल्टा बड़ा प्रतिबिंब पाने के लिए वस्तु को रखा जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात, सही है ना, क्या बढ़िया। उल्टा और बड़ा, तो बच्चा मैं पहले बता दूं उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब, या यूं कहिए कि उल्टा प्रतिबिंब की बात करते हैं। उल्टा प्रतिबिंब कभी उत्तल दर्पण नहीं बनाता, तो उत्तल दर्पण का तो आंसर खेला खत्म, है ना। अब अवतल दर्पण बड़ा प्रतिबिंब कब बनाता है, ये देखिए। मान लीजिए तुम्हारे सामने ये रहा मेरा अवतल दर्पण, है ना। तो अवतल दर्पण में ये रहा पोल, आगे रहा सेंटर, ये रहा पहले फोकस और फिर आगे सेंटर, फिर आगे इनफाइनाइट, ये तो रहा। लेकिन अगर अवतल दर्पण में तुम्हें बड़ा प्रतिबिंब पाना है तो अपनी वस्तु को कहां रखिए, वस्तु को रखिए सेंटर और एफ के बीच में। सी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनेगा इनफाइनाइट और सी के बीच में बड़ा, देख लो, है ना। तो वस्तु को अगर सी और एफ के बीच में रखिए, सेंटर और फोकस के बीच में रखिए, तो अवतल दर्पण के आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अवतल दर्पण के सी और एफ के बीच में रखिए, तब प्रतिबिंब इनफाइनाइट और सी के बीच में बनेगा बड़ा। लेकिन अगर धोखे से सिर्फ आपको सी और एफ याद रहा और अवतल और उत्तल में कंफ्यूज हो गए तो आप हो सकता है कि बी वाला आंसर लगा दोगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, बात समझिए, मेरा प्रयास करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहता है। श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध R1 R2 R3, अच्छा तीनों जो है R1 R2 R3, देखो 3 रेजिस्टेंस है, इन्होंने तीनों रेजिस्टेंस बोल भी दिए कि पहला वाला रेजिस्टेंस तुम्हारा R1 है, अगला वाला R2 है और नेक्स्ट तुम्हारा R3 है, देख लीजिए, है ना। और इसे एक वोल्टेज V से अप्लाई किया गया, नेट वोल्टेज V, है ना। लेकिन इन्होंने ये बोला कि ये जो रेजिस्टेंस लगाए इन पर जो वोल्टेज आते हैं ये तुम्हारे V1 आते हैं, V2 आते हैं, V3 आते हैं। तो बताइए नेट वोल्टेज किसके बराबर होगा। ठीक है, ये सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल था और पता नहीं लोगों ने इसको क्यों गलती किया, मुझे तो नहीं समझ में आया। और ये सवाल इसलिए बड़ा आसान था क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं पता फिर भी आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। देखो एक बात मुझे बताइए, आप लोग यूनिट वाले चैप्टर में पढ़ा करते हो कि सेम यूनिट वाली चीजें ही जुड़ा करती है और सेम यूनिट के बराबर होती है। भाई बल हमेशा बल के बराबर होगा। तो एक बात बताइए, अगर तुमने 1/R3 यानी रेजिस्टेंस का उल्टा कर दिया तो क्या रेजिस्टेंस का उल्टा कभी वोल्टेज के बराबर हो सकता है? आप मुझे खुद बताओ, वहां से नहीं हो सकता ना यार, है ना। क्या V बराबर R1 + R2 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई, यहां ओम हो जाएगा वहां वोल्ट हो जाएगा, कैसे बराबर हो जाएगा? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां ऊपर वोल्ट है, नीचे 1/वोल्ट हो जाएगा। तो उत्तर तो एक ही जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाला प्रश्न ही नहीं था। अब इधर सुनिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है कि वोल्टेज बट जाता है, श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, याद रखना। श्रेणी क्रम में वोल्टेज बट जाता है, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, याद रखिएगा। अब आप बताइए, अगर श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इसका मतलब नेट वोल्टेज अगर V है तो सभी में बराबर बराबर चला, बराबर बराबर नहीं, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। लेकिन योगफल V1 + V2 + V3 V के बराबर होगा, है ना। तो ये सवाल एकदम आसान था, लेकिन लोगों ने गलती किया। ज्यादातर लोगों ने इसका आंसर सी वाला लगाया और मुझे नहीं समझ में आया कि कैसा आंसर, क्यों ऐसा लगाया। एकदम वैसा सवाल था, एकदम आसान था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है? आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियड टेबल। तो बच्चा मॉडर्न पीरियड टेबल 1913 में दी गई थी और साइंटिस्ट का नाम अगर कोई पूछे तो आपको बताना है मोजले। मोजले वो साइंटिस्ट था जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया हुआ था, बताइए, है ना। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बोला गया था कि जो भी उसके आवर्ती गुण होते हैं, जो भी
तत्वों के आवर्ती गुण होते हैं वो बताइए किसके समानुपाती होते हैं? तो याद रखना वो समानुपाती होते हैं उसके परमाणु क्रमांक के। ओके, तत्वों के आवर्ती गुण ध्यान रखना उसके परमाणु क्रमांक के समान होते हैं, समानुपाती होते हैं। तत्वों के गुण उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, बात वही है ना। तो इन्होंने आवर्ती परमाणु क्रमांक बोला था, और ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ना, तत्वों के गुण उनके द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं, ये कहा था तुमसे मेंडलीफ ने। ये कहा था किसने? तो कह देना ये कहा था मेंडलीफ ने। हालांकि बाद में गलत हो गया था, वो एक अलग बात है। चलो और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्या है? अरे वाह, ये बड़ा अच्छा सवाल है। निम्नलिखित धातुओं के धात्विक गुण का सही क्रम बताइए। मैंने आवर्त सारणी पढ़ाया था, है और मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आवर्त सारणी पढ़ो तो एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि आपको आवर्त सारणी में तत्वों को बैलेंस करना आता है कि नहीं आता। जब तक तत्वों को आप ऊपर से नीचे लेफ्ट टू राइट लिखना नहीं जान पाओगे तब तक आप आवर्त सारणी सही से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते, है ना। अब इन्होंने धात्विक गुण लिख तो दिया कि धात्विक गुण का सही क्रम बताओ। सीजियम है, बेरियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। तो तुम्हें तो पहले ये पता होना चाहिए कि इनको लिखा कैसे जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं, ऊपर से नीचे आने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, तो ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, ये बात सबको पता होनी चाहिए, और लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण घटता है ना। चलो लिखना शुरू करते इसको। तो सोडियम है, सीजियम है, तो एक काम करते हैं, आप सबको पता है कि सोडियम Na, इसके बदल में मैग्नीशियम आएगा। ध्यान से सुनना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहां सीजियम आएगा, ऐसे ही तो कुछ होगा, है ना। फिर आए मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम, अब देखो मैग्नीशियम के ऊपर होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, फिर आता है तुम्हारा बेरियम। तो बाकी मैं हटा दूं, बाकी मैं हटा दूं, ऐसे तो कहा जाएगा। तो तुमसे बोला जा रहा है कि बताइए अब इनमें से सही आंसर क्या होना चाहिए। पहले से बनाना सीखिए यार, है ना। तो आप मुझे बताइए ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है? धात्विक गुण बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने पर धात्विक गुण घटता है, समझो। और ये भी तुम्हारा घटता है, ऊपर से नीचे बढ़ता है, ऐसे ही तो आप बोलोगे ना। तो आप पता है आप क्या क्या बोल सकते हो इससे? आप इससे बोल सकते हो दोस्त कि पहले तो देखिए सोडियम से सीजियम की ओर बढ़ा और सोडियम से मैग्नीशियम घटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम सबसे कम में हो जाएगा, उससे ज्यादा सोडियम जाएगा और उससे ज्यादा सीजियम जाएगा, उससे ज्यादा सीजियम जाएगा, ठीक है। फिर आप देखिए सीजियम से बेरियम की ओर लेफ्ट टू राइट घटता है, यानी सीजियम ज्यादा होगा, बेरियम कम होगा, ये दूसरा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। फिर यहां भी बढ़ा, इसका मतलब बेरियम ज्यादा होगा और मैग्नीशियम कम होगा। देखो इतने सारे निष्कर्ष मैं निकाल सकता हूं, बस इन्हीं निष्कर्षों में से कोई एक आंसर होगा, है ना। तो आप गौर से देखिए कि सोडियम मैग्नीशियम में सबसे ज्यादा सीजियम, बेरियम से भी बड़ा सीजियम, यानी सीजियम सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सीजियम, यानी सीजियम में धात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा। ये वाला उत्तर गलत, ये वाला उत्तर गलत, ये वाला उत्तर गलत, देख लो। तो सबसे ज्यादा धात्विक गुण किसमें आ गया? सर सीजियम में आ गया। देख लीजिए इसका सही आंसर जो है सीजियम के साथ जाएगा। बताओ, तो सीजियम सबसे ज्यादा, उससे कम बेरियम। अब बेरियम की पोजीशन जो है हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, बस आप याद रखो बेरियम आया, और मैग्नीशियम Na देखिए इस तरीके से आएगा ना। तो ये क्रम से भी हम लोग आंसर बता सकते थे, ओके। हालांकि मैं आपको बता दूं यहां पर हम लोग जो डिसाइड नहीं कर सकते वो बेरियम और सोडियम के बारे में नहीं डिसाइड कर सकते, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलो और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्या कहता है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे तब सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। प्रश्न ये है कि समांतर क्रम में संयोजित कई प्रतिरोध के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। मेरे भाई समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि समांतर क्रम में मैंने 4 प्रतिरोध जोड़ दिए, ये 4 नहीं लीजिए, 2 ही ले लीजिए, मुझे 4 से क्या मतलब, है ना। तो मान लीजिए मैंने समांतर क्रम में 2 रेजिस्टेंस जोड़ दिए और मुझे ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। देखो अब सवाल क्या है, सभी प्रतिरोध के 2 बिंदुओं के बीच संयोजित होते, सभी प्रतिरोध 2 बिंदुओं के बीच संयोजित होते, एकदम सही। देख लो, चाहे पहला वाला प्रतिरोध हो चाहे दूसरा वाला प्रतिरोध हो, 2 बिंदु के बीच संयोजित होते, ये बात एकदम सही बोली इन्होंने।
परपा का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है, गलत है। समांतर क्रम में जो भी नेट रेजिस्टेंस होता है, याद रखिएगा, समांतर क्रम का जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो R1 से भी कम होगा और वही नेट रेजिस्टेंस किससे कम होगा, R2 से भी कम होगा। ओके, याद रखिएगा। जबकि सीरीज में क्या होता है, नेट रेजिस्टेंस R1 से भी ज्यादा, R2 से भी ज्यादा। तो परपा का तुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक होता है, गलत। समांतर में ऐसा नहीं होता, समांतर में कम होता है। प्रत्येक टर्मिनल के बीच विभवांतर समान होगा। हाँ, ये बात एकदम सही है, ये बात एकदम सही है। आप गौर से देखिए, ऊपर वाला टर्मिनल हो चाहे नीचे वाला हो, है समांतर। और समांतर में ध्यान रखना, जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस होता है ना, वो बराबर होता है। तो पहला और तीसरा इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, पहला और थर्ड के साथ जाएगा। समझ पा रहे हैं ना सब लोग? अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, ये भी सवाल बहुत सही पूछा गया था। अच्छा, आप सब लोग, मुझे जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, लास्ट में ये जरूर कमेंट करके बताइए कि कौन सा सवाल आपसे छूटा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपसे नहीं बने होंगे, मुझे पता है। परमाणु त्रिज्या के सही घटते क्रम का चयन कीजिए, ठीक है। तो अब ऐसे वाले सवालों में भी हमें क्या करना होता है, आवाज सारणी बनानी होती है। तत्व को थोड़ा गौर से देखिए, तो लिथियम लिखा हुआ है, लिथियम। लिथियम के बाद सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बताइए, ठीक है। अच्छा, और देखिए, फिर इसके बाद लिथियम के बगल में आ जाएगा बेरिलियम, बेरिलियम। अब बेरिलियम साथ साथ बोरॉन भी है, तो बेरिलियम के बगल में आता है बोरॉन। बोरॉन की परमाणु संख्या 5 होती है ना। चलो, अब यहां से मैं आंसर बता सकता हूं। देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर परमाणु से त्रिज्या घटती है, ये बात सबको पता है, और ऊपर से नीचे आने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। बताइए, पता है ना सबको? लेफ्ट टू राइट घटती है, ऊपर से नीचे बढ़ती है। तो आप बताइए, अगर घटती है तो इन सभी में सबसे ज्यादा परमाणु त्रिज्या लिथियम की, उससे कम बेरिलियम की, और उससे कम हो जाएगा तुम्हारा बोरॉन की। लेकिन ऊपर से नीचे जब बढ़ रही है तो सबसे ज्यादा हो जाएगी रुबिडियम। यानी ये उत्तर इसका सही होना चाहिए, है ना। चेक कर लो, रुबिडियम के पहले लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। ये देखिए, मिल गया ऑप्शन नंबर। कितना आसान सवाल है, और यही सवाल आप लोग को कठिन लगा हो रहा, मुझे पता है। ये लीजिए, ये वाला सवाल और खतरनाक पूछा गया है, और हर एक लाइन में इतना बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो जरूर इसको पढ़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ग्रुप डी के ये जो प्रश्न आए ना, अगर इन सारे प्रश्नों की एक सीरीज आपको पढ़ा दी जाए, बहुत सावधान समझना, तो किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सवाल देखिए, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना। पहला देखिए, सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र उनकी मां से वंशागत होते हैं। क्या ये बात सही है? देखते। अब मुझे बताइए, जो मदर होती है, जो माता होती है, तो माता के पास कौन से गुणसूत्र होते हैं? एक्स एक्स, बताइए, होता है। तो सभी बच्चों में एक्स गुणसूत्र मां से ही तो मिलेंगे। ये बात एकदम सही है, एकदम सही है। जिस बच्चों में उसकी मां से एक्स गुणसूत्र वंशागत होते हैं वह लड़की होती है। थोड़ा सा गलत हो गया। पहली बात, बच्चे का लड़का होना लड़की होना ये माता के गुणसूत्र एक्स से डिफाइंड नहीं होता, ये पिता के वाई गुणसूत्र से डिफाइंड होता है। वाई गया तो लड़का, वाई नहीं गया तो लड़की। तो बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो माता के एक्स गुणसूत्र से हो ही नहीं सकता, गलत हो गया ये। महिलाओं में एक आदर्श लिंग गुणसूत्र युग्म होता है, दोनों का एक्स कहा जाता है। ये बात एकदम सही है। महिलाओं में जो आदर्श लिंग गुणसूत्र जिसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, एक्स एक्स होता है ना, और इसी को बोला है इन्होंने दोनों एक्स से। ये एकदम सही है। आगे देखिए, जिस बच्चे में उसके पिता से एक्स गुणसूत्र वंशागत है वह लड़का है। बहुत गलत बात बोल दी यार इन्होंने। कहा जा रहा है कि जिस बच्चे में पिता से एक्स गुणसूत्र आ जाता है। एक बात बताओ, माता एक्स दे रही थी, पिता ने भी एक्स दे दिया, तो तुम क्या कह रहे हो, लड़का हो रहा है कि लड़की होगी? अरे जब माता ने एक्स दिया, पिता ने भी एक्स दिया, तो भैया वो लड़की होगी ना। इन्होंने तो लड़का बोल दिया। नहीं, गलत है सर। लड़का तो तब होता है जब माता एक्स दे दे और पिता दे दे वाई, तब तुम्हारा क्या होता है, तो कहना तब होता है लड़का। ओके, तो ये गलत हो गया भैया, गलत हो गया। तो इसका जो स्टेटमेंट जाएगा वो ए वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, सी वाला स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, और कोई उत्तर सही नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखिए।
ये वाला देखिए, ये मैचिंग वही है ना। आप कोई भी एग्जाम लो है ना, एसएससी टेल ले लो और डिफेंस टेल ले लो, इवन नीट तक के एग्जाम ले लो, उस लेवल के क्वेश्चन आए थे। अब पिछला वाला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया सवाल था। सवाल लिखा हुआ है, सूत्र लिखा हुआ है, नाम लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि इसकी मैचिंग करानी है। आसान है, देखो ये आसान क्वेश्चन है, नो डाउट ये आसान है। देखो मीथेन CH4 तो मीथेन हो जाएगा, ये A के साथ जाएगा है ना, ये एसिटिक एसिड, ये क्लोरोफॉर्म हो जाएगा है ना, ये तो CDBA ये चित्र लो, CDBA। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया पूछा गया है ना। मैंने बताया मैं चाहता तो वो सारे सवाल भी ले सकता था जो आसान आए, प्रोपेन, एल्केन, मीथेन वाले सवाल भी ले सकते थे, लेकिन मैंने वो सवाल लिए हैं ताकि जो आप लोगों को लगे कि हाँ यार ये सवालों से मेरा बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ नया सीखा। ठीक है, चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि एक तत्व X क्लोरीन के साथ मिलकर XL बनाता है। बहुत सही बात इन्होंने कही, XL बनाता है। तत्व X को आवर्त सारणी के बाईं ओर, देखो बहुत ध्यान से सुनना कह देते साहब हरा। तो आज ने कहा कि बाईं ओर रखा गया है, तो बताइए इनमें से कौन सा तत्व या कौन सा कथन सही है, बताइए, इसका आंसर दीजिए। बहुत ध्यान से सुनना कह देते साथ, इन्होंने साफ साफ बोला है कि भैया बाईं ओर रखा गया है ना, तो कौन सा उत्तर सही होना चाहिए। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी है, लोगों के मन में दो तरह के कंपाउंड आ सकते हैं। एक तो आ सकता है NaCl जो कि HCl बनाता है, और एक और कंपाउंड आ सकता है HCl, बताइए है ना। लेकिन इन्होंने एक लाइन बोली है, लाइन ये बोली है कि आवर्त सारणी में कहां रखा है, बाईं ओर रखा है, देख लो। तो अगर मैं आपको आवर्त सारणी बना के दिखाऊं तो आवर्त सारणी में ये होता है दायां, ये होता है बायां। अब मुझे बताइए, यहां से आवर्त सारणी शुरू होती है इस तरह से, ऐसे जाते जाते, और फिर ऐसे कुछ है ना, ऐसे कुछ है ना। अब मुझे बताइए आवर्त सारणी में बायां क्या हो रहा है, ये दायां, ये बायां। तो अगर तुमने सोडियम कहा तो कहना सोडियम तो सर दाएं साइड रखा होगा, नहीं सर सोडियम नहीं हो सकता, बायां। याद करो यहां पर हाइड्रोजन भी रखा होता है, 7वें वर्ड में हाइड्रोजन भी तो होता है, यानी ये जो बातें बोली जा रही हैं ये NaCl के बारे में तो नहीं हो सकती, हाँ कंफर्म HCl के बारे में, क्योंकि इन्होंने लाइन ऐसी बोल रखी है ना कि मुझे मजबूरन में सोचना पड़ा, अरे बायां बोला है आवर्त सारणी में, तो ये तुम्हारा दायां NaCl लगा के जिसने सोचा आंसर गलत हो जाएगा 101% है ना, HCl। अब देखो HCl में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक संयोजी इलेक्ट्रॉन, अच्छा निम्नलिखित में कौन सा कथन तत्व X के लिए सही है, तत्व X के लिए सही है, यानी हाइड्रोजन के लिए सही है, इन्होंने ये बोला है ना। तो मेरे भाई अगर हाइड्रोजन के लिए सही तत्व है तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होता है, ये बात एकदम सही है। हाइड्रोजन धातु और ठोस है गलत, या अधातु और गैस है सही, इसमें 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं गलत है ना। तो पहला और थर्ड इसका सही उत्तर होगा, पहला और थर्ड। अब देखो इन्होंने ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लेना, आप इसको सही कर लेना। इसका जो आंसर जाएगा वो पहले और थर्ड के साथ जाएगा, पहले और थर्ड के साथ जाएगा। बात सबको क्लियर है ना, तो पहले और थर्ड के साथ इसका आंसर जाएगा, गलती ना करना, हो सकता है रेलवे ने गलत दिया हो, ध्यान रखना। हम NaCl से नहीं लगा सकते, NaCl से लगाना होता तो वहां दायां लिखा होता। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। जब एक प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश में अपवर्तन कितनी बार होता है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखो मान लीजिए तुम्हारे पास ये रहा प्रिज्म, और इस प्रिज्म में से मान लीजिए आपने किसी तरह के प्रकाश को गुजारा, तो एक अपवर्तन तुम्हारा यहां से होगा, और दूसरा अपवर्तन याद करिए, दूसरा अपवर्तन तुम्हारा यहां से होगा है ना। तो जब भी कभी किसी प्रकाश को हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं तो 2 बार अपवर्तन होता है, एक अपवर्तन यहां पर होता है, दूसरा अपवर्तन यहां पर होता है, देख लो है ना। तो 2 बार अपवर्तन होता है दारफ्टा किसी, और वो सब बातें आपको पता है, विबजोर वगैरह वो सब आसान है ना। चलो आगे देखिए, ये लीजिए, ये वाला डायग्राम बहुत बार पूछा गया, बार बार इन्हीं सब के नाम पूछे जा रहे थे है ना। तो ये देखिए आपके सामने एक एस्टेटरी सिस्टम दिखाया गया, सबको पता है एस्टेटरी सिस्टम। निम्नलिखित चित्र में कौन सी आकृति मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र वाहिनी और मूत्राशय की स्थिति दिखाता है ना।
मैं सारी स्थिति बता दूं, जैसे कि आपको पता है कि ये आपके सामने होती है किडनी, ये याद रखना किडनी, इसे मैंने ऑप्शन नहीं लिया है ताकि ये तो मैंने डायग्राम भी चेंज कर दिया ताकि मैं आपको एकदम थोड़ा साफ सुथरा डायग्राम बना सकूं। ये तुम्हारी होती है, लाल वाली होती है रीनल आर्टरीज, लाल वाली को बोला जाता है रीनल आर्टरीज, है ना, इसे रीनल धमनी भी बोलते हैं, है ना। नीली वाली को बोला जाता है रीनल वेन्स, रीनल वेन्स, ओके। हालांकि किडनी के ऊपर यहां पर अगर दो इस तरीके से टुंडे लगे हों तो याद रखना इनको बोला जाता है, ये एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड, इसका नाम क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है कि आपके किडनी ब्लड से यूरिन को अलग कर देती है, सबको पता है ना, तो इसे बोला जाता है मूत्र वाहिनी, यूरेटर, ये होता है तुम्हारा मूत्र वाहिनी, इंग्लिश से बोलते हैं इसको यूरेटर, यूरेटर, याद रखिएगा। फिर ये होता है ये थैलीनुमा शेप, थैलीनुमा शेप, इसे बोलते हैं ब्लैडर, है ना, मूत्राशय, इसे बोला जाता है मूत्राशय, ओके, इंग्लिश से बोलते हैं इसको ब्लैडर, याद रखिएगा। फिर इसके बाद ये लास्ट में छोटा सा, इसे बोला जाता है मूत्र मार्ग, इसे बोला जाता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। तो यही दो चार नाम इतने ज्यादा पूछे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता, याद रखिएगा, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है, यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यदि किसी वस्तु को 2.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के ध्रुव से 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, ठीक है। इन्होंने कहा कि भैया अवतल दर्पण है तुम्हारे सामने और अवतल दर्पण का जो ध्रुव है, अवतल दर्पण का जो फोकस है वो उन्होंने कहा फोकस दूरी 2.5 है ना। तो फोकस दूरी 2.5 और वस्तु को रखा गया 5 सेंटीमीटर, मतलब वस्तु को पता कहां रखा गया, वस्तु रखा गया सेंटर पे, बताइए। अगर वस्तु को सेंटर पे रखा जा रहा है क्योंकि ये 2.5 बोला है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 2.5 बोला है, अब वस्तु को रखा गया है देख लीजिए 5 सेंटीमीटर पे। अब आप खुद सोचो मेरे दोस्त, अगर वस्तु को सेंटर पे रख रहे हो तो याद करिए, मैंने कई बार बताया है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहां बनेगा, तो कहना इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सेंटर पे बनेगा, बराबर लंबाई का बनेगा, ये आई होगा, है ना। तो आवर्धन को अगर डॉट से देखिए तो आवर्धन पहली बात तो बराबर साइज का बना है, प्रतिबिंब कैसा बना है, बराबर बना है, उसके साथ उल्टा बना है, उल्टा बना है। तो जब बराबर और उल्टा दोनों चीजें बनी हैं तो मैं कह सकता हूं कि इसका जो आवर्धन होगा वो माइनस में होगा, -1 होगा, ओके। चलो और देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, अरे वाह बहुत अच्छा सवाल, ये सब क्वेश्चन पूछे गए यार। अब मैं फिर वही कहता हूं, मैं एक सीरीज जरूर चलाऊंगा, ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन की सीरीज। ग्रुप डी में जितने भी अच्छे अच्छे सवाल आए होंगे वो सारे सवाल मुझे सोल्व करने, ओके। सवाल देखिए क्या, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है। अब देखिए इन्होंने गोली दर्पण कहा है, वैसे मैं बता दूं इनको जो स्टेटमेंट बोलना चाहिए था वो कॉन्केव मिरर का बोलना चाहिए था, क्योंकि सारी की सारी बातें इन्होंने कॉन्केव मिरर के बारे में लिखी है ना। तो इन्होंने जब ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में तो इन्होंने क्लियर नहीं किया था, लेकिन क्लियर करना चाहिए था, कॉन्केव मिरर, है ना। देखो पहला स्टेटमेंट, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण विपरीत दिशा में अपने पथ का अनुरेखण करती है। अब आप मुझे बताइए, अगर तुम्हारे सामने एक कॉन्केव मिरर मैं ऐसे बना के दिखा दूं और इसका मैंने कह दिया कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये रहा तुम्हारा फोकस और ये रहा तुम्हारा सेंटर, है ना। तो गोली दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण जो वक्रता केंद्र से गुजर रही है विपरीत दिशा में अपने पथ का अनुसरण करती है, यानी अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से ऐसे जा रही है तो वो उसी रास्ते में वापस आ जाती है। कई बार मैंने बताया किसी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, डेविएशन नहीं होता, तो पुनः अनुरेखण करती है, एकदम सही। आगे देखिए, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। सर ये भी बात एकदम सही है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र पर जो भी प्रतिबिंब निर्मित हो रहा है यहां पर, ये उसका साइज और प्रतिबिंब का साइज हमेशा बराबर होगा, है ना।
गोली दर्पण के वक्रता केंद्र पर निर्मित प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। देख लीजिए वास्तविक और उल्टा भी है। इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हैं। ये तीनों स्टेटमेंट पूरी तरह से सही हैं। ऑप्शन नंबर ये स्टेटमेंट आया हुआ था। बताइए सबको क्लियर हो गया? थम्स अप करके बताइए समझ में आ रहा है? ओहो हो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां। अब आप खुद बताइए, इतना बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए हैं और अगर मैं इनको नहीं लेकर सॉल्व नहीं कराऊंगा ना तो भैया, वैसे यूट्यूब पर अभी किसी ने सॉल्व कराना नहीं शुरू किया है कि ग्रुप डी के सारे कठिन क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन मैं लाके पूरे सॉल्व कराऊंगा। विश्वास मानिए मैं इसलिए सॉल्व कराऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो एग्जाम में आ चुके हैं और दूसरी बात ये वो प्रश्न है जिनको पढ़ने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड होगा साइंस के प्रति वो थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, गोली दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला देखिए, उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणें अभिसारित होती है, कन्वर्ज होती है। नहीं सर, गलत हो गया। पहली बात तो याद रखना, जो उत्तल दर्पण होता है वो किरणों को कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज करता है, फैला देता है, अपसारित कर देता है। नहीं सर, गलत है। अगला देखिए, अवतल दर्पण इसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरणों को अभिसारित करता है। हाँ ये सही है। अवतल दर्पण कन्वर्ज होता है, ये बात एकदम सही है। देखो अवतल दर्पण क्या होता है, आने वाली प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आके मिल जाती है ना। और देखिए उत्तल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, टोटली गलत। उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ आभासी बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। हाँ ये बात एकदम सही है, अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है, ये बात एकदम सही है। तो इसका आंसर जाएगा कि भैया बी सही है, डी सही है ना। अब देखिए ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आ रहे हैं, मुझे तो थोड़ा सा वो लगता है कि इतने ज्यादा लेवल के क्वेश्चन सिर्फ ग्रुप डी के एग्जाम में आ चुके हैं और जो कि टीसीएस ने कराए हैं। ऐसा ना हो कि यही सारे प्रश्न एसएससी के एग्जाम में या बीएसएससी या डीआरडीओ का भी जो पेपर होना है उसमें ना आ जाए, है ना। इसलिए पढ़ के जाइए दोस्त, ठीक है। चलो और देखिए, ये वाला सवाल भी बच्चों द्वारा सबसे ज्यादा गलत किया गया था। यदि 12 वोल्ट की विद्युत सप्लाई 24 वाट की शक्ति देती है तो 6 वोल्ट की विद्युत सप्लाई कितनी शक्ति दे रही है ना। गलत किया गया लोगों द्वारा। देखो जब 12 वोल्ट की विद्युत सप्लाई थी तो बल्ब द्वारा मिलने वाली जो पावर थी वो कितनी थी, तो बल्ब द्वारा मिलने वाली पावर थी 24 वॉट। अगर 6 वोल्ट की विद्युत सप्लाई हो जाएगी तो बताइए बल्ब द्वारा मिलने वाली पावर कितने वॉट होगी, ये है प्रश्न, है ना। तो लोगों ने क्या किया कि जब ये प्रश्न को सॉल्व किया तो सॉल्व करते समय उन्होंने गलत फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया, फॉर्मूला लगा दिया P बराबर V इंटू आई, और उन्होंने ऐसा सोचा कि वोल्टेज हमारा 12 से 6 हो गया यानी आधा हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही। तो उन्होंने पावर को भी जस्ट आधा कर दिया, अब पावर को भी जस्ट आधा कर दिया तो जिसकी वजह से आंसर दिया 24/2 यानी 12 के साथ आंसर गलत हो गया। तो ये फॉर्मूला गलत है यार। जब भी कभी बल्ब के लिए पावर वाला फॉर्मूला आपको लगाना हुआ करे, बल्ब के लिए स्पेशली, तो हमेशा आप लगाया करो V²/R। क्यों? क्योंकि किसी भी बल्ब में हमेशा उसका प्रतिरोध कांस्टेंट होता है, इस बात को याद रखना। बल्ब में कभी धारा कांस्टेंट नहीं होती, बल्ब में हमेशा क्या कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, बल्ब में कांस्टेंट होता है उसका रेजिस्टेंस, है ना। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V² आ गया, चेक कर लो। तो अगर तुम्हारी पावर आधी वोल्टेज आधा हुआ है, V² है, तो यहां पर आधे का स्क्वायर करना पड़ेगा, यहां पर आधे का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मेरे भाई अगर मैं आधे का स्क्वायर कर दूंगा तो 1/4 हो जाएगा और 24 का 1/4 हो जाएगा 6 वॉट, है ना। तो आंसर जो इसका जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, 6 वॉट के साथ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, है ये भी सवाल आसान, लेकिन थोड़ा सा मैथ उसमें कन्वर्जन में, यूनिट का कन्वर्जन करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बच्चों को, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। ऑप्शन वैसे देखा जाए तो बड़े ही सोच समझ के बनाए गए और भी गलत होने के चांस हो रहा है। देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के बीच इतना वोल्टेज है, वोल्टेज का जो मान इन्होंने दिया है वो 0.3 मिली वोल्ट दिया है, ध्यान से सुना, और धारा आई का जो मान दिया है वो 15 मिली एम्पियर दिया है। तो बोला जा रहा है इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, है ना। तो आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है V/I, होता है ना, V/I। लेकिन जब V/I लगाओगे तुम
तो मिली मिली कैंसल आउट हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ, तो जब V अपॉन आई लगाएंगे 0.3/15 करोड़ तो वो डायरेक्ट तुम्हारा आएगा ओम में, थोड़ी मिली मिली कैंसल हो चुका होगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं तो इसको सॉल्व कराने से कितना आएगा, तो मुझे दशमलव को उड़ाना पड़ेगा, नीचे 0 बढ़ाना पड़ेगा, दशमलव को उड़ाना पड़ेगा, नीचे 0 बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे ही मैं 0 बढ़ाऊंगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 8/50। 8/50 का मतलब हो गया 8/50 पहले लिख लेते हैं, 8/50 लिख लेते हैं, है ना, 3/15 और 8/50 हो जाएगा, तो 8/50 कितना हो जाएगा, 8/50 हो जाएगा 0.02 ओम आएगा पहले तो, है ना। अब मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, अब सुनो, तुम्हें इसे मिली ओम बनाना है। क्या बनाना है? मिली ओम। तो मिली ओम बनाने के लिए तुम्हें इसमें 10³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.02 को मिली ओम बनाने के लिए 10³ तो यहां पर ये हो जाएगा मिली ओम। ओम को ऐसे लिखा है ना भाई, मिली का मतलब 10⁻³ -3 + 3 हो गया बराबर, है ना। तो अगर आप इसको थोड़ा और गौर से देखिए तो ये सॉल्व करने से आ जाएगा 20 मिली ओम। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो 20 मिली ओम के साथ जाएगा। चेक कर लो सब लोग, है ना। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हुए हैं तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे ऑप्शन भेजे, है ना। कुछ लोगों ने भेजा कि 0.2 होना चाहिए, 200 होना चाहिए, गलत है दोस्त, है ना। चलो आगे देखिए। हाँ, ये वाला सवाल भी बहुत सही सवाल था। ये तो एक्चुअली में रेलवे के द्वारा गलत दिया गया है आंसर, है ना। दिया गया है कि दी गई अभिक्रिया में से किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। दी गई अभिक्रिया में से किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। तो आप देखिए रिएक्शन दी रही है 2CO + O2 = 2CuO, ये है ना। अब मैं आपसे पूछूं कि किसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उससे पहले मैं आपको ऑक्सीडेशन की एक परिभाषा अगर याद हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बता देता हूं डायरेक्ट। यहां कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर 0। ठीक है सर, कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +2 और ऑक्सीजन की -2। ध्यान से सुनना, आप निकाल लो चाहे ना, यकीन ना हो। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 हुई, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ी। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है उसमें जो होने वाला प्रोसेस होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर घटी, मतलब रिडक्शन। तो ऑक्सीजन का हुआ है रिडक्शन, कॉपर का ऑक्सीडेशन। तो उन्होंने बोला है किसका ऑक्सीकरण हुआ है, तो केवल इसका आंसर जाएगा कॉपर के साथ। जरा सा कंफ्यूजन आपका कह सकते हो पूरा सवाल बर्बाद कर देता है। ठीक है, तो आज मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, अभी और भी मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग इसको भी लाइन से करेंगे, क्योंकि मैंने लगभग सारे तरह के अच्छे सवाल का कलेक्शन यहां पर कर लिया है ना। फिलहाल मैं आपको बता दूं, आप सब लोगों के लिए दिवाली का एक बेस्ट डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। अगर आप मेरा पढ़ाया हुआ साइंस अच्छा लगता है और लगता है कि नहीं यार साइंस मुझे आपसे पढ़नी चाहिए क्योंकि मेरा साइंस मजबूत हो सकता है, तो आप दिवाली की स्पेशल गिफ्ट पर 30% का डिस्काउंट पा सकते हैं, है ना। वैसे साइंस का दाम बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ आप 499 में ही कंप्लीट साइंस ले सकते हो, है ना। और अगर आप एएलपी का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन चाहते हो तो एएलपी का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन 1299 में है, जिसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, जनरल साइंस, जनरल इंजीनियरिंग, CBT 1 का मॉक टेस्ट, CBT 2 का मॉक टेस्ट, ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन इसमें भी आप दिवाली के स्पेशल डिस्काउंट पर 30% डिस्काउंट पा सकते हो। तो 1299 का अगर 30% डिस्काउंट देखा जाए तो 8000 के आसपास आप एएलपी का कंप्लीट बैच ले सकते हो। एप्लीकेशन पे चल रहा है, ले लीजिए, पढ़ लीजिए। बार बार एएलपी की वैकेंसी, बार बार आपको साइंस नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार अगर मुझसे पढ़ लिया, ठीक है। लेकिन आपको जो कोड लगाना है वो दिवाली स्पेशल कोड लगाना है, और दिवाली स्पेशल कोड होता है दीप10। तो जब आप कूपन कोड लगाओगे दीप10 तो आपको ये डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको 2 सीरीज में कन्वर्ट करूंगा, 2 से 3 लेक्चर में कन्वर्ट करूंगा, ताकि आपको ये चीजें धीरे धीरे नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिएगा। और मैं फिर से बता दूं कि जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं, जितने भी ग्रुप डी में बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे रहे थे, आप देख पा रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन का मैंने एक कलेक्शन ले लिया, और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बारी बारी सॉल्व करा दूंगा, ओके। इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना, नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद।